के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बड़ा बयान दिया है। सर्बानंद सोनोवाल से रिश्तों में खटास के सवाल पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। इसके अलावा एनआरसी पर कहा कि राज्य में एनआरसी का कोई विरोध नहीं है। वहीं कोरोना से निपटने को बिस्वा शर्मा ने सबसे बड़ी चुनौती बताया। हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज ज्ञानोवाल ने। असम में फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनी है और इस बार 15वें मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। चाणक्य माना जाता है उन्हें पूर्वोत्तर भारत में जिस तरह से गठजोड़ करके हर जगह लगभग बीजेपी की सरकार बना दी है। स्वागत है आपका मुख्यमंत्री साहब हमारे शो पर। हेमंत दा, सबसे पहले वो 3 बड़ी बातें जो आप अपनी सरकार के जरिए सबसे पहले करेंगे वो बताएं। मनोज्ञा, ये तो बोलने का अभी बात ही नहीं है कि कोविड पैंडेमिक को कंटेन करना और कोविड से लड़ना आज का दिन में वही सबसे बड़ा हमारा सामने चैलेंजेस है और हम लोग सब मिलके ये चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ पैरेलली हमने जो तमाम वायदा किया है हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो में, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, ये दोनों मुद्दे पर हम लोग जितना भी कमिटमेंट किया हो, ये कमिटमेंट को हम लोग को आगे बढ़वाना होगा और वही मेरा सामने सबसे बड़ा चुनौती भी है। सीए और एनआरसी की बातें रही हैं, कैसे देखते हैं उसको और क्या करेगी आपकी सरकार उसे लागू कर देने के लिए जमीन पर? क्या है फैसला उस पर आपका? देखिए मनोज्ञा, ये दोनों बातें मुझको हर चैनल पूछता है, खास करके नेशनल चैनल। पहला बात आपको समझना चाहिए कि एनआरसी का मुद्दा में असम में कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस भी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम एनआरसी को स्वागत करते हैं, यूडीएफ भी स्वागत करता है, बीजेपी, एजीपी, तमाम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का लोग एनआरसी को स्वागत करता है। इसलिए लोगों को मानना है कि थ्रू एनआरसी ओनली द वैक्स फॉरेन नेशनल इशू कैन बी फाइनली रिजॉल्व। अभी एक एनआरसी का फाइनल लिस्ट निकाला, लेकिन सरकार का ये मानना है कि हमको सीमांत जिला में, भारत बांग्लादेश का जो सीमांत जिला है उसमें एक रिविजिट का जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा एनआरसी कोऑर्डिनेटर ने पिटीशन दाखिल किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है तो हम लोग एक बार 20% सैंपल हम लोग रिवेरिफिकेशन करने का हमारा मन है। तो ये रहा एनआरसी का मुद्दा। जहां तक सीए का मुद्दा है, ये संसद ने ये आइन पारित किया है। सिटीजनशिप इज इन सेंट्रल लिस्ट, ये स्टेट का विशेषाधिकार में नहीं है। और जब सीए का कोई विधि भारत सरकार फाइनल करेगा, उसको अमल करने के लिए अगर स्टेट का कुछ करना होगा तो हम लोग करेगा। लेकिन मैं दोबारा आपको बोलना चाहता हूं कि सिटीजनशिप इज एंटायरली सब्जेक्ट जो केंद्र का अधिकार में आते हैं, स्टेट का अधिकार में वो नहीं आते हैं। हिंदू शरणार्थी और मुस्लिम घुसपैठ कैसे इसमें अंतर करते हैं और क्या इस पर टिके रहेंगे आप? देखिए, जो आइडेंटिटी का इश्यू में जो बीजेपी का व्यू है वो व्यू हमारा रहेगा। हम ये चाहता हो कि हमारा यहाँ इकोनॉमिक घुसपैठ ना हो। जो हमारा अपना सिटीजन के लिए हमारा जो सुविधा हमको करना चाहिए वो सुविधा अभी भी हम लोग नहीं कर पा रहा हूँ। सबके लिए अभी भी मकान नहीं है। पीएम अभी सबके लिए मकान बनाने का दायित्व हम लोग को दिया है। रोड नेटवर्क का कमी है, जल का कमी है, अभी भी पाइपलाइन से वाटर नहीं है। तो वो काम हम लोग को करना है। लेकिन अगर हजारों लोग बाहर से आते हैं तो हम कैसे ये काम कर पाऊंगा? तो हमारा ये सीधा बात है कि इकोनॉमिक माइग्रेशन ये खत्म होना चाहिए। कोविड की जो चुनौती है, आप खुद स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और कई सारे पद आपने संभाले हैं। इस समय 3 वो बड़ी बातें जो आप करेंगे
असम में ध्यान रखने के लिए कि कोविड के मामले न बढ़ें? पहला एक मैं टेंटेटिव बात बताना चाहता हूँ। हमारा कुछ रेस्ट्रिक्शन हम शुरू किया है। 2 बजे से कर्फ्यू, ऑफिसेज हम लोग पूरा बंद कर दिया हूँ। लास्ट 3-4 डेज से मेरा ऐसा है कि थोड़ा सा नंबर स्टेबल हुआ है। एक समय गुवाहाटी में हम 1600 तक पहुंच गया था, लेकिन लास्ट 3 डेज हम 1100-1200 तक नीचे आया हूं। तो मेरा मानना है कि जो हमारा कंटेनमेंट पॉलिसीज है, जो हमारा टेस्ट ट्रैक और ट्रीट का जो हमारा तीनों का टी का जो हमारा मंत्र है, उसमें हम लोग काम शुरू किया है। और मेरा मानना है कि अगर हम इसी रास्ता में चलते रहता हूं तो कोविड कुछ ना कुछ कंट्रोल में अगले 10 दिन में आ जाना चाहिए। केंद्र सरकार के खिलाफ लगभग सारे नॉन बीजेपी राज्यों ने मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन आप जब ट्वीट करते हैं तो कहते हैं हमसे ऑक्सीजन ले जाइए, अब काफी है हमारे पास। तो क्या आपसे कई लोग शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, या आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपके पास सरप्लस है? पहला बात, जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि छोटा छोटा ऑक्सीजन प्लांट लगाओ हॉस्पिटल में, हमने 13 ऐसे प्लांट को खड़ा कर दिया था। 6 प्लान का काम अभी हमारा चल रहा है। असम में ऑक्सीजन का व्यवस्था रहे, इसके लिए हमने पूरा पर्याप्त कदम उठाया। और आज का दिन में आज हम अरुणाचल को भी ऑक्सीजन दे रहा हूं, मेघालय को भी ऑक्सीजन हम लोग दे रहा हूं, त्रिपुरा को भी हम लोग ऑक्सीजन दे रहा हूं, और मणिपुर को भी हम लोग असम ही ऑक्सीजन दे रहा है। केंद्रीय सरकार भी हमको 50 मेट्रिक टन का एलोकेशन किया है, और हमारा जो ओन जनरेशन है 70 मेट्रिक टन, ये दोनों मिला के अभी हमारा काम चल रहा है। असम में ऑक्सीजन के लिए एज ऑफ नाउ कोई पैनिक नहीं है। जब आप बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की, आप नेडा के कन्वीनर रहे हैं, तो सीधा मुख्यमंत्री बन जाने से असम पर, बाकी राज्यों पर अब क्या असर पड़ेगा? क्या उनका काम जो आप देख रहे थे, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, उस पर क्या असर पड़ेगा? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने तमाम बातें कही। मनोगे लेवल से वो बातचीत कर रहे थे और कोरोना को लेकर के भी अपनी बात रखी कि किस तरह से कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। और सर्बानंद सोनोवाल से उन्होंने कहा कि कोई विवाद नहीं है, उस विवाद पर उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी और असम में एनआरसी का विरोध नहीं है। और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। नहीं, पहला बात, हम नेडा का कन्वेनर था और अभी हम असम का मुख्यमंत्री का दायित्व भी मेरा ऊपर न्यस्त हुआ। नॉर्थ ईस्ट का सारा स्टेट हम लोग को मिल के काम करना है। प्रधानमंत्री जी का यह सपना है कि उत्तर पूर्व भारत का विकास का एक नया इंजन बने। 7 स्टेट हम लोग क्लोजली काम कर रहा हूं, सिक्किम भी साथ में है। ये 8 स्टेट विल वर्क टुगेदर। और जैसे कोविड का समय हम पारस्परिक सहयोगिता कर रहा हूं, ऐसे टूरिज्म का क्षेत्र में, कनेक्टिविटी का क्षेत्र में, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यूज में हम लोग को मिल के अगर हम लोग काम करता हो तो बहुत जल्दी हमको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, हम लोग को तरक्की मिलेगा। असम का मुख्यमंत्री होने का साथ साथ मैं नेडा का भी दायित्व मेरा ऊपर न्यस्त है, तो इसीलिए मुझको लगता है कि असम का साथ कोऑर्डिनेशन ये अच्छा होगा और हम लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट एक साथ होके प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करने का काम करेगा। अरुणाचल में पेमा खांडू और मणिपुर में एन बीरेन सिंह के बाद आप तीसरे कांग्रेस से आए हुए नेता हैं जो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी की सरकार में। ऐसी क्या जिद थी कि जो पार्टी को सोनवाल साहब का चेहरा लगाकर भी उन्हें कि आपको मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया? क्या आपकी जिद थी? राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा रही है। देखिए, असम में बीजेपी में जो भी है, सोनवाल साहब बीजेपी में एजीपी से आया था और मैं कांग्रेस से आया था। अंतर यही था कि सोनवाल साहब 2 साल पहले आया था, मैं 2 साल पीछे आया, लेकिन हम लोग मिलके बीजेपी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, बीजेपी का ग्रोथ में
कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए हमने दोनों ने भरपूर प्रयास किया। चुनाव आया, चुनाव का बाद हमारा नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि मुझको असम संभालना है और सोनोवाल जी को और अलग कुछ काम करना है। तो ये एक पार्टी का फैसला है, पार्टी का सामने कोई जिद नहीं करता है। मनोज्ञा, आपको मालूम होगा 2019 सन ने मैंने पार्टी का सामने दरखास्त किया था कि मुझको एमपी चुनाव लड़ने का मौका दीजिए। पार्टी ने बोला कि हेमंत तुम नहीं लड़ सकता है। हमने कुछ जिद भी नहीं किया। तो ये बीजेपी एक परिवार है, यहाँ में जीत का कोई स्थान नहीं है। यहाँ में दायित्व दिया जाता है और आपको दायित्व को निर्वहन करना पड़ता है। बंगाल में बीजेपी की हार हुई है, दायित्व तो कई लोगों को मिला था, लेकिन अभी जो स्थिति है कि बंगाल से बीजेपी के कार्यकर्ता असम जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस स्थिति को? पहला बात, बीजेपी का हार तो मैं नहीं मानता हूं। 3 से बीजेपी 75 का संख्या पार कर लिया। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बीजेपी ने डिफीट किया अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मेरा लगता है ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल हमारा अचीवमेंट है। एक एक्सपेक्टेशन था लोगों का कि बीजेपी सरकार बनाएगा, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल रियलिटी आप देखें तो बीजेपी 3 से 80 तक पहुंचा। एक ममता बनर्जी जैसा नेता को हमारा नेता ने हरवाया। तो मेरा हिसाब से बंगाल का जो स्थिति है, बंगाल का जो राजनीति है, जैसा जनसंख्या जो पॉपुलेशन पैटर्न का जो एक दबाव है, उसी का विद इन दैट मेरा लगता है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा परिणाम दिया है और ये तो सेमीफाइनल है, आगे हमारा प्रयास चलते रहेगा। लेकिन जो लोग बंगाल छोड़कर हिंसा की तस्वीरों को देखा है, आपने ट्वीट भी किए हैं, आपने बोला भी है इस पर, कैसे देखते हैं कि बंगाल में हिंसा के बाद लोगों को बंगाल छोड़कर असम जाना पड़ रहा है, खासतौर से कूच बिहार, अलीपुरद्वार इलाकों से? देखिए मनोज्ञा, असम में चुनाव हुआ और आप जानते हैं असम का जो टेरेन है, यहाँ मिलिटेंसी है, यहाँ एजिटेशन है या अनरेस्ट है। लेकिन जब चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम निकाला, आज 2 तारीख से आज हमने 15 दिन 15 डेज हम लोग क्रॉस किया लगभग, लेकिन कोई एक पॉलिटिकल वायलेंस का बात छोड़ ही दीजिए। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता को वर्बली भी एब्यूज नहीं किया है। और आप ये भी देखिए, हमारा शपथ ग्रहण समारोह हुआ, मैंने फोन किया कांग्रेस को, मैंने फोन किया बीपीएफ को, मैंने फोन किया यूडीएफ को, सारा दल का विधायक मेरा शपथ ग्रहण समारोह में भी उपस्थित रहा। अभी बंगाल को आप देखिए, वो बंगाल है जहां से हम सीख लेता हूं, जहां से हमको संस्कृति का शिक्षा मिलता है। वो रविंद्रनाथ टैगोर का धरती है, सुभाष बसु का धरती है। लेकिन उस धरती में जैसे चुनाव का नतीजा घोषणा होने का बाद जो कांड लोगों ने देखा, जो बीजेपी का कार्यकर्ता का ऊपर जो एट्रोसिटी हुआ, महिलाओं का ऊपर जो बलात्कार का एलिगेशन आया, यह बहुत ही दुखदायक है। और आज मैंने एज ए असमीज, एज ए सिटीजन ऑफ असम में बहुत ही गर्व अनुभव करता हूं कि चुनाव का बाद हमने डेमोक्रेटिक इथोस और वैल्यूज को मेंटेन किया। बंगाल हमसे बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत डेवलप स्टेट है, एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है बंगाल में। लेकिन डेमोक्रेसी का बारे में, अगर डेमोक्रेसी का आज कोई कंपटीशन होता था तो असम बंगाल को डिफीट करके बहुत आगे निकाल गया। आज बंगाल से हमारा यहाँ भाई बहन, मेरा माता लोग बंगाल से असम आया। हमने जितना संभव होता है असम सरकार का ओर से हमने वो लोग को शेल्टर देने का, वो लोग को एक घर जैसा परिवेश में वो लोग को रहने का व्यवस्था करने का हमने प्रयास किया। और मेरा मानना है कि बंगाल सरकार मेरा भाई बहन माँ बाबा को अपना घर तक ले जाना चाहिए, ये उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको निर्वहन करना चाहिए। धन्यवाद हेमंत बिस्व शर्मा जी। मुख्यमंत्री पद के लिए अब नई चुनौतियों के साथ कोविड काल में आपने दायित्व लिया है। आशा करते हैं असम में
कम से कम लोगों को सुविधाएं पहले से कई गुना ज्यादा मिलेंगी इस नई चुनौती के साथ आगे निर्वाह करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।